हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में आपके कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स बनते हैं, जिसके लिए आपको पार्टनरशिप के बेसिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपके पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, जिससे उसे समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। हम जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है वो ईजीली समझने के लिए डिवीज़न करते हैं। सबसे पहले जो पार्टनरशिप है उसके हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे उसका नेचर, डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसकी एब्सेंस में कैसे वर्क करता है, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। सेकंड, इसका जो स्टेप है वो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कि जो आपके पार्टनर्स है उसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होता है, कौन सा उसमें अकाउंट जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके अंदर बनाया जाता है। थर्ड, उसका जो पॉइंट है उसमें आता है कैपिटल अकाउंट कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनता है। उसके अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 तरह के कैपिटल्स अकाउंट होते हैं, जैसे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एंड फोर्थ आता है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स कि जो पार्टनर्स अपने अकाउंट्स बनाते हैं उसमें कुछ पास्ट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती है उनको कैसे किया जाएगा। एंड लास्ट स्टेप जो इसका है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स जो आपके पार्टनर्स होते हैं, अगर उनको प्रॉफिट की कोई गारंटी मिलती है, किस बेसिस पे दी जाती है, कैसे वर्क करती है, उनके अकाउंट्स में कैसे उसको लिखा जाएगा। ये जो है 5 स्टेप मैंने बताए हैं आपको। इसमें हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट कवर हो जाएगा। सबसे पहले जो पहली वीडियो है मेरी वो होगी इंट्रोडक्शंस को लेके। इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो है बहुत सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है इसकी वो सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दी हुई है, जो सबसे इजी भी है और आपके लिए समझना भी उसे बहुत आसान होगा। देखो डेफिनेशन क्या है उसकी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितनी इजीली समझाया गया है कि पार्टनरशिप जो है वो क्या है। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन, पर्सन्स, वो कौन पर्सन जो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री हुए हैं अपने प्रॉफिट के शेयर्स को प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसके लिए कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जो उन सभी की ओर से चलाया जाएगा या उनमें से किसी के थ्रू चलाया जाएगा। अब आती है बात पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बाद नेचर की। अगर मैं बात करूं तो नेचर में स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं बता के ही आपको बोल दूंगी। जैसे पार्टनरशिप अगर हम कर रहे हैं तो कम से कम 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है। आप जानते हैं, आप 11th में भी कर चुके हैं पार्टनरशिप चैप्टर्स को। जो आपका पार्टनरशिप है उसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि इसके अंदर आपका कोई भी पार्टनर मैनेज भी कर सकता है, एक्ट भी कर सकता है, एज ए जो एजेंट भी वर्क कर सकता है। ये छोटी मोटी इसकी फीचर्स होते हैं। बात करते हैं पार्टनरशिप डीड, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड का होना बहुत कंपलसरी और ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, बट रिटन पार्टनरशिप डीड बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और सही मानी जाती है। तो इसके लिए रिटन पार्टनरशिप डीड, हाँ एक और बात, इसे क्या कहा जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है पार्टनरशिप डीड को। अब इसके अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक ऐसा समझौता, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर सब कुछ पार्टनरशिप से रिलेट बताया जाएगा कि हमारी पार्टनरशिप में ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का नाम और एड्रेस क्या होगा। सेकंड आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कि फर्म में जो जो पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का नाम और एड्रेस क्या क्या है। द थर्ड आता है द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि जो आपका बिजनेस है वो किस नेचर का है। नेचर मीन्स यहाँ पर ये देखा जाएगा जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो
किस टाइप का है, जैसे आप क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं, यूटेंसिल्स का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब किस टाइप का आपका बिजनेस होगा। फिर इसके बाद आता है आपका कैपिटल अकाउंट के बारे में कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनेगी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होंगे, किस तरह से। फिर आता है कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कि जो अगर आप कैपिटल बना रहे हैं तो क्या कैपिटल्स पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो किस रेशो में दिया जाएगा, किस परसेंटेज में दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर डिफाइन होगा पहले से ही। फिर आता है ड्राइंग कि आप यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ड्राइंग करते हैं तो उसके अंदर फिर उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग पर क्या इंटरेस्ट बनेगा, कितना परसेंट लगेगा, ये पहले से डिफाइन चीज़ें होंगी। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि जो आपके पार्टनर्स है वो प्रॉफिट जो है किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, उनका रेशियो क्या होगा शेयरिंग का। फिर आता है सैलरी कि अगर कोई पार्टनर कोई भी काम करता है आपके बिजनेस में तो उसको सैलरी आप देंगे या नहीं, अगर देंगे तो किस तरह से उसको आप सैलरी पे करेंगे, कितनी करेंगे। नेक्स्ट आता है गुडविल जो है आपकी किस तरह से काम करेगी यहाँ पर, मतलब आप गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। बहुत सारे मेथड होते हैं जो आगे चल के मैं आपको सभी डिफाइन करूँगी। गुडविल के मेथड्स कौन से हैं, किस तरह से कैलकुलेशन होती है, तो वो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म कि आपकी फर्म का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा या फिर कैलेंडर ईयर होगा। फिर आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट, आपके जो अकाउंट्स के लिखने का तरीका है या रिकॉर्ड करने का मेथड है वो आप कौन सा यूज़ करेंगे, ये चीज़ें पहले से ही डिफाइन होंगी। नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आप जो अपनी अकाउंट्स हैं उनको किस तरह से ऑडिट करवाएंगे, किसके थ्रू करवाएंगे, किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करवाएंगे, वो सब चीज़ें होंगी यहाँ पर। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कि आपकी पार्टनरशिप जब स्टार्ट हुई है तो उसकी डेट क्या थी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या उसकी ड्यूरेशन बनेगी, यानी कितना लंबा आपकी पार्टनरशिप का आप चलाना चाहेंगे। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे, गार्नर वर्सेस मूरे का डिसीजन होता है जब कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में किस तरह के रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। गार्नर वर्सेस मूरे स्टूडेंट्स एक स्पेशल अपने आप में रूल था, ये केस था 3 पार्टनर्स का। तो इनके बारे में अगर आप डीप नॉलेज जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसकी एक अलग सी वीडियो आपको बनाकर भेज दूँगी। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट कि अगर पार्टनर्स बैंक अकाउंट रखेंगे तो कौन से बैंक से कनेक्ट होगा, रखेंगे भी या नहीं, ये पहले से डिफाइन होगा यहाँ पर। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कि अगर कोई पार्टनर आता है या छोड़कर चला जाता है तो किस तरह के रूल्स को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरह से सोल्व किया जाएगा। ये थी स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड की बातें जो आपको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर देगी कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में क्या क्या बातें, क्या क्या समझौते होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, जैसे कुछ लोग ओरल पार्टनरशिप भी करते हैं या जो पार्टनरशिप डीड नहीं अपनाना चाहते, तो उसके एब्सेंस में भी पार्टनरशिप डीड के कुछ रूल होते हैं जो कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन से होते हैं कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल फॉलो होंगे। सबसे पहले आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अगर पार्टनर्स नहीं हैं तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं यूज़ की है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, उसमें कोई और रेशो यूज़ नहीं होगा। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या नहीं है वहाँ पर तो फिर वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इश्यू नहीं बनता। इट मीन्स हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ना ही हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
और किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उनको पार्टनरशिप जो डीड है उसके एब्सेंस में होते हुए भी लोन का 6% जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये कंपल्सेशन है। एंड फिर आता है सैलरी टू ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कोई वर्क करता है तो उसको सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो सैलरी जो है वो उस पार्टनर को नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार की। फिर आता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उसको सभी पार्टनर्स की परमिशन लेनी ज़रूरी है, तभी वो एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये थी एब्सेंस की बातें। अब मैं बात करती हूँ एलएलपी, जो एक न्यू अकाउंटिंग जो है टॉपिक आया है, जो अभी कुछ समय से ही यहाँ पर लागू हुआ है। इसके बारे में अभी बहुत ही कम जो है बच्चे जानते हैं। ये क्या चीज़ है, क्या टॉपिक है वो देखिए आप। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एक्ट बना अपने आप में ही 2008 में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में शैल नॉट बी अप्लाई टू ए एलएलपी। अब जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर ये एलएलपी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग एक्ट है। तो अगर हम बात करें इसके डिफरेंसेस की, तो ये क्या है और वो क्या है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो पार्टनरशिप है उसमें एक्ट कौन सा लागू होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसमें कौन सा एलएलपी एक्ट 2008। फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन की, तो पार्टनरशिप जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ऑप्शनल है कि करना है या नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एलएलपी है उसके लिए बहुत कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। फिर आती है क्रिएशन की, तो क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है, एग्रीमेंट के थ्रू। एंड क्रिएटेड बाय लॉ, एलएलपी कैसे बनती है, लॉ के थ्रू। फिर आती है बात 4th पॉइंट पे, इट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप को आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते। हम अच्छे से जानते हैं कि हम पार्टनरशिप और पार्टनर को एक मानते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं मानते। बट एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी जो है इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको एक लीगल सेपरेट एंटिटी मानेंगे। फिर बात आती है मिनिमम मेंबर्स की, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। बट एलएलपी में ऐसा नहीं है, मिनिमम 2, बट इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी इसमें पार्टनर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या होती है लायबिलिटी, अनलिमिटेड होती है। बट एलएलपी में क्या होती है लायबिलिटी, लिमिटेड होती है। स्टूडेंट्स, एलएलपी को थोड़ा सा और डीप समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक और तैयार किया है, जिसे आप देखें। जो एलएलपी है उसको बनाने के लिए पार्टनरशिप और कंपनी दोनों से कुछ चीज़ों को लिया गया है ताकि एक नया टॉपिक तैयार हो। तो ये एक नई चीज़ है एलएलपी, जिसमें कुछ चीज़ें पार्टनरशिप से ली गई हैं और कुछ चीज़ें कंपनी से ली गई हैं। तो देखिए एलएलपी में पार्टनरशिप से क्या लिया गया है। सबसे पहले कि एलएलपी में जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स बोला जाएगा, पार्टनर्स होंगे इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर डायरेक्ट नोट रिक्वायर्ड, डायरेक्टर नोट रिक्वायर्ड, कि इसके अंदर कोई भी डायरेक्टर काम नहीं करेगा, ज़रूरत नहीं है डायरेक्टर की, जिस तरह से कंपनी में होती है यहाँ पर नहीं है। तो ये जो 2 बातें हैं ये किससे ली गई हैं, पार्टनरशिप से ली गई हैं। और कंपनी से क्या लिया गया है, 3 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, कौन कौन सी। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से ली गई है, कि यहाँ पर अगर आपका एज ए पार्टनर काम कर रहा है कोई, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। सेकंड क्या लिया गया है, प्रीपेक्चुअल सक्सेशन। स्टूडेंट्स, प्रीपेक्चुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनर अगर आता है नया या छोड़कर चला जाता है तो उसकी वजह से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से एलएलपी में भी प्रीपेक्चुअल सक्सेशन वर्क करता है कि अगर एलएलपी में कोई पार्टनर आ जाता है या छोड़कर चला जाता है तो यहाँ पर कोई इफेक्ट एलएलपी में नहीं आएगा। फिर बात आती है तीसरी कि एलएलपी में क्या लिया गया है कंपनी का, रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाना है, आरओसी। आरओसी का क्या मतलब है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किससे होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।